हेलो गाइस, स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस फॉर आरआरबी ग्रुप डी के लिए उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी साइंस बेस पे है। और ये हमारा अध्याय 5 है, जिसका चैप्टर का नाम है प्रकाश। इसके पहले हम लोगों ने 4 वीडियो अपलोड की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से जाके देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा स्क्रीन पे कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार हो जाती है। चलिए, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार हो जाती है। तो क्या है कि यह केवल द्रवों के से है, केवल हीरों के, केवल प्रिज्मों के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा कि सभी पारदर्शी माध्यम के जो रमन प्रभाव प्रकाश की किरणें होती हैं वो आर पार हो जाती है। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। जब एकल तरंगदैर्घ्य सिंगल वेवलेंथ वाली प्रकाश किरणें अथवा एक वर्णीय प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसका प्रकीर्णन होता है और उसका कुछ भाग मूल तरंगदैर्घ्य से भिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के रूप में बदल जाता है। यह परिघटना क्या होती है? रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। प्रकाश सजावट, यानी दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है? तो नियान है। कौन है? नियान गैस है। देखिए, गैस विसर्जन नलिकाएं अथवा लैंप कृत्रिम प्रकाश स्रोत है, ठीक है, जो किसी आयनीकृत गैस में विद्युत विसर्जन के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करती है। इन नलिकाओं में सामान्यतः कई नोबेल गैसें हैं, जैसे आपको आर्गन मिलेगी और इसी तरीके से नियान मिलेगी, क्रिप्टॉन और जीनान आदि, अथवा इनका मिश्रण भरा आ जाता है। तो आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जीनान, आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन और जीनान। ध्वनि के पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन यानी दोबारा उत्पादन के लिए एक सीडी कम्पैक्ट डिस्क प्लेयर में प्रयुक्त की जाती है। तो क्या है? लेज़र बीम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा कि सीडी यानी कम्पैक्ट डिस्क धातु एवं प्लास्टिक से निर्मित एक वृत्ताकार पतली डिस्क होती है, जिसका उपयोग ध्वनियों एवं दृश्यों को डिजिटल प्रारूप में संग्रह करने के लिए किया जाता है। सीडी प्लेयर वह यंत्र है जिसमें सीडी की चमकदार सतह पर लेजर बीम डालकर उसमें संग्रहित सूचना का पुनरुत्पादन किया जाता है अथवा उसमें नई सूचना का संग्रह किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे ऐसा है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं देखने की। जब एक सीडी यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में रखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है कैसे? परावर्तन और विवर्तन की परिघटना के आधार पर। किसके? परावर्तन और विवर्तन की घटना के आधार पर। लेज़र बीम के प्रयोग से सूचना संग्रह के कारण सीडी पर अत्यंत सूक्ष्म सर्पिलाकार संरचनाएं बन जाती है। सीडी पर प्रकाश पड़ने पर यह संरचनाएं विवर्तन जाली का कार्य करती है, जो प्रकाश की कुछ किरणों को उनके मार्ग में विचलित कर देती है तथा कुछ किरणें चमकदार सतह से परावर्तित हो जाती हैं। उपयुक्त दोनों कारणों से प्रकाश विभिन्न रंगों के किरणों में विभाजित होकर इंद्रधनुष के समान दिखाई देने लगता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर कांच, सिलिका तथा प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली, पारदर्शी, लचीली तथा खोखली नलिकाएं होती है। इनके माध्यम से प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में क्षय हुए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। प्रकाश तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कोई प्रकाश विकिरण किसी संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपरिवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे 6 का।
सौर विकिरण सौर विकिरण निम्न तरंगों परास में से किस परास में दिखाई देती है? तो ये इतना nm होती है, 400 से 700 nm के बीच यहाँ पे परास तरंगें दिखाई देती हैं। उसी तरीके से देखेंगे सौर विकिरण को पराबैंगनी किरण परास 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर दृश्य प्रकाश की बात करेंगे तो उसका परास होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तथा अवरक्त विकिरण का परास 700 नैनो से 10⁻6 नैनोमीटर में विभाजित किया जा सकता है। अतः सौर विकिरण 400 नैनो से मीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य परास में दिखाई पड़ता है। तंतु प्रकाश की संरचना में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो तंतु प्रकाश की संरचना में संकेत जो होता है प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। किसके? प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। तंतु प्रकाशीय यानी फाइबर ऑप्टिकल संचार एवं प्रणाली है जिसके अंतर्गत सूचनाओं को प्रकाश किरणों के रूप में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो कांच में सबसे कम होती है। ठीक है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वे अपने मार्ग से कुछ हट जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या विचलित हो जाती है। उस माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित की क्षमता उस माध्यम को अपवर्तनांक कहलाती है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होता है प्रकाश की गति उतनी ही अधिक होती है। निर्वात में अपवर्तनांक 1.0, वायु में 0.003 तथा जल में अपवर्तनांक 1.3 की तुलना में कांच का अपवर्तनांक 1.52 में प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे होता है भाई, ये बताइए। तो यहाँ तक तरंग दैर्घ्य से होता है प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्घ्य से होती है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम होती है। मृग मरीचा का कारण क्या है? मृग मरीचा का कारण क्या है ये आपको जानने की कोशिश कराई जा रही है कि क्योंकि मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अब इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। मृग मरीचिका एक प्रकार का प्राकृतिक दृष्टि भ्रम है जिसमें व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुओं के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। गर्मी के मौसम में सड़क या रेगिस्तान की रेत अत्यधिक गर्म हो जाती है जिससे इसके पास की वायु भी गर्म हो जाती है। फलस्वरूप वायु की इस ऊपरी परतों का घनत्व निचली परतों की अपेक्षा अधिक हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें इन परतों से होकर गुजरती है तो अपवर्तित किरणें अविलंब से दूर हट जाती हैं। यह किरणें पूर्ण परावर्तित होकर ऊपर की ओर उठने लगती है एवं ऊपरी परतों में अधिक घनत्व होने के कारण यह किरणें अविलंब की ओर झुक जाती हैं जो पृथ्वी के नीचे से आती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण पेड़ या वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो धूल कण है। क्या है? वो धूल कण है। ठीक है, प्रकाश का सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर तो निम्न में से किस रंग का तरंग, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाली गैसों की अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका परिकीर्ण होता है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 7.5 × 10⁻⁻5 सेमी होता है। इसीलिए लाल रंग सर्वाधिक दूरी तक दिखाई देता है। इसके विपरीत बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम 4 × 10⁻⁻5 सेमी होता है। इसीलिए बैंगनी रंग का दृश्यता सबसे कम होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ये बात बिल्कुल सही होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ना, प्रकाश से कम है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, ये भी नहीं। तो यहाँ पे पहला हमारा सही होगा।
प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? वैक्यूम में 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की गति निर्वात में कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की गति सदैव हमेशा ध्वनि की गति के अधिक होती है। ये बात अच्छी तरीके से जान लेना जरूरी है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। अंशतः तरंग एवं अंशतः कण के समान होती है। तरंग एवं कण के समान होती है। प्रकाश की विकिरण तरंग एवं अंश के कण के समान होती है। देखिए, देख लेते हैं। प्रकाश विकिरण तरंग एवं कण की दोहरी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। प्रकाश के कुछ कण गुण जो होते हैं, जैसे विद्युत प्रकाश, विद्युत प्रभाव, अपवर्तन, परावर्तन आदि गुण प्रकाश की कण प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, जबकि ध्रुवण, व्यक्तीकरण, विवर्तन आदि गुण क्या करते हैं? प्रकाश की तरंग प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपादित होती है? तो यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, यही इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रकाश संश्लेषण हरी वनस्पतियों तथा कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न की जाने वाली एक जैविक प्रक्रिया है, जिसमें सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। जो सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। एक तराशा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। टोटल देखते हैं, हीरे का अपवर्तनांक उच्च होता है, यानी बहुत ज़्यादा, सबसे अधिक होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि जब कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर से गुजरती है तो बाहर निकलने से पहले उनके अनेक बार उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इसी कारण हीरा अत्यंत चमकीला दिखाई देता है। ठीक, पूरा सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आँखों से देखने पर आँखों को अत्यधिक क्षति पहुँचती है। क्यों ऐसा? तो तापमान के कारण, परावैगनिक विकिरणों के कारण। देख लेते हैं और क्या क्या है ऑप्शन में। अवरक्त प्रकाश के कारण, बिल्कुल सही यहाँ पे होगा, अवरक्त प्रकाश के कारण। देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया का कारण है। जब कुछ समय के लिए चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है तब अंधकार छा जाता है। इस समय सूर्य की ओर देखने से आँखों को कोई क्षति नहीं पहुँचती, परंतु इस दौरान अधिक प्रकाश अवशोषित करने के लिए आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा सूर्य के सामने से हट जाता है तो आँखें सूर्य से आने वाले और रक्त प्रकाश की अधिक मात्रा अवशोषित कर लेती है, जिससे आँखों को अत्यधिक क्षति पहुँचती है। 18वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। जब समानांतर समतल बराबर दर्पण के बीच रखोगे तो वस्तु की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो एक दर्पण में बने उस वस्तु के प्रतिबिंब को परावर्तित करके दूसरे दर्पण एक नया प्रतिबिंब बनाता है। ठीक इसी प्रकार पहला दर्पण भी दूसरे दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बनाता है और यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। परिणाम स्वरूप अनंत सिद्धांत प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। 19वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये भी जानना चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, जब आप कोई प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो आपकी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ये कहने की किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है। कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष के मध्य में इस समय हरा रंग दिखाई देता है। कौन? हरा। इंद्रधनुष एक मौसमी परिघटना है जो वातावरण में उपस्थित जल कणों के द्वारा प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन के कारण होती है। इसमें प्रकाश निम्नलिखित वर्णक्रमों में विभाजित हो जाता है: लाल, नारंगी, पीला, नीला, जामुनी, बैंगनी। स्पष्ट है इंद्रधनुष के बीच स्पष्टता है कि इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। देखिए, लाल हो गया,
पीला हो गया, इतना हो गया, 3 ये और 3 ये हो गया, और बीच में कौन हो गया, हरा हो गया। ठीक है, लाल, नारंगी, पीला। जब लाल तथा नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो तब प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद। कैसा दिखाई देगा, सफ़ेद दिखाई देता है। देखते हैं कैसे। लाल नीले हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ने से श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। प्रकाश में 3 मूल या प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला, जिसको हम लोग नहला कह सकते हैं। नहला, न से होता है, आपका एक ट्रिक है, न हला, ठीक है, 9 से होता है नीला। ठीक है, नीला हो गया, और उसे हो जाएगा हरा, ल से हो जाएगा लाल। तो ये प्राथमिक रंग है, नौहला, याद कर लीजिएगा। इसको मिलाने से अनेक द्वितीयक रंगों जैसे पीला, मजेंटा आदि का निर्माण हो जाता है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता। 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता। बिल्कुल यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, जिसको हमने इग्नोर नहीं करना है। दोपहर के बाद 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, अतः प्रकाश का अपवर्तन सूर्य की बूंदों में नहीं होता और हमें इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, ये बात है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो कौन सा एक सही नहीं है देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में भी। देखिए एक छोटे, देखिए पहला ये है कि देखिए मृग तीसरा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूरा आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही बात है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ये भी बहुत सही बात है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गहरे रंग के कपड़ों की तुलना में अच्छे माने जाते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। एक छोटे छिद्र वाले उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए किया जाता है, ये गलत है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते क्या। डॉक्टरों द्वारा रोगी के कान, नाक एवं गले की जांच करने के लिए हेड मिरर का प्रयोग किया जाता है। किसका, हेड मिरर, किसका, हेड मिरर का प्रयोग किया जाता है। यह एक छोटी छिद्र वाली अवतल दर्पण होती है। क्या होता है, यह अवतल दर्पण होता है। क्या, सामान्यतः इसका प्रयोग छोटी वस्तुओं को बड़े रूप में देखने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण अन्य प्रयोग दाढ़ी बनाने में तथा समय श्रृंगार के समय प्रयोग किए जाने वाले दर्पण के रूप में वाहनों के हेडलाइट में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप आदि में। तो वाहनों की हेडलाइट, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, अवतल दर्पण डॉक्टरों द्वारा और यहाँ मेकअप करने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। इससे अवतल लेंस से हम लोग निकट दृष्टि दोष को सही करते हैं। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया जिसको कहते हैं, से प्रभावित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, परंतु दूर की तो सामान्यतः 2 मीटर से अधिक की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, क्योंकि आँख द्वारा अपवर्तित प्रकाश रेटिना के पहले ही वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। जो कार में जो लोग बैठे होते हैं, पीछे का दृश्य देखेगा ड्राइवर, तो उत्तल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया। हेडलाइट में अवतल दर्पण, डॉक्टर अवतल दर्पण, इस तरीके से अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए छोटे दर्पण में अधिक दूर तक का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यही कारण है कि वाहनों में पीछे के यातायात को देखने वाले दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति जल का बुलबुला व्यवहार करता है। जल का बुलबुला एक गोलाकार संरचना है जिसके भीतर वायु एवं बाहर जल होता है। जल एवं वायु का अपवर्तनांक भिन्न होने के कारण जब प्रकाश जल में वायु बुलबुले के भीतर में प्रवेश करता है तो यह अभिलंब से दूर तथा जब वायु से पुनः जल में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इस प्रकार यह एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग करते हैं। प्रकाश के रंगों को अलग अलग करने को क्या विधि है। तो इसकी विधि है कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जाता है, ये इसकी विधि है। दृश्य प्रकाश 7 रंगों का समूह है जो सामूहिक रूप से श्वेत रंग का दिखने के कारण श्वेत प्रकाश कहलाता है। प्रिज्म कांच अथवा किसी अन्य पारदर्शी पदार्थ
पदार्थ से निर्मित एक उपकरण है जिससे में श्वेत प्रकाश गुजरने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रिज्म से बाहर निकलते समय वह निम्नलिखित 7 रंगों में प्रकीर्णित हो जाता है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सही नहीं है? व्यक्ति दूर की तो वस्तुओं को स्पष्ट देखता है, ये बात बिल्कुल सही है, सब लोग जानते हैं। लेंस का अभ्यांतर अधिक होता है, ये भी सही है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये भी सही है। यहाँ पे तीसरा हमारा यहाँ पे बिल्कुल गलत ही ये वाला है कि इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नहीं, अवतल नहीं। देखिए, दूरदृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति को दूर की तो वस्तु स्पष्ट जबकि निकट की तो वस्तु धुंधली दिखाई देती है, क्योंकि आंख द्वारा अपवर्तित प्रकाश रेटिना के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, डापलर प्रभाव पर है। किस पर है? प्रसारी विश्व की संकल्पना डापलर प्रभाव पर है। कैसे? प्रसारी विश्व की संकल्पना डापलर प्रभाव पर आधारित है। डापलर प्रभाव के कारण आकाश गंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन यह दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रही है, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और भी क्वेश्चन देखते हैं। हमारे 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जिससे देखने की हम लोग कोशिश करें। प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का एग्जाम्पल है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का एग्जाम्पल है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है। यह इस प्रकार प्रकाश तरंगों वे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो द्रव्यमान विहीन एवं ऊर्जा युक्त कणों की धारा के रूप में संचारित होती हैं। इन कणों को फोटॉन कहते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, तो उसको कहते हैं विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगे तो उसका प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। देखते हैं, जब किसी पदार्थ, ठोस, द्रव तथा गैस किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे दृश्य प्रकाश, एक्स किरणों, गामा किरणों, पराबैंगनी किरणों आदि के संपर्क में आता है तो वह पदार्थ उस विकिरण से ऊर्जा अवशोषित करने के पश्चात विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक इंडोस्कोप है। तो इंडोस्कोप क्या है? संकीर्ण दूरदर्शी कैमरे के प्रकार हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इंडोस्कोप एक चिकित्सकीय उपकरण है, ठीक है। इसमें एक लंबी, पतली और लचीली नलिका होती है जिसमें एक प्रकाश स्रोत तथा एक वीडियो कैमरा जुड़ा होता है। चिकित्सक इस यंत्र का उपयोग मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। इसे मानव का प्राकृतिक छिद्र जैसे मुंह, नाक आदि मार्गों का शरीर में प्रवेश होता है। तो ये था प्रकाश का जो चैप्टर था हमारा, और आगे भी कुछ चैप्टर इसी तरह से आते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी हेल्पफुल लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। जय हिंद।